तो दोस्तों, जब हमारे संविधान की रचना हुई, तो हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए जो चीज़ें उपलब्ध थीं, उसमें मुख्य था कि जो पश्चिमी देशों में जो डेमोक्रेसी आई है और जहाँ पर अ, लोगों की इच्छानुसार शासन किया जाता है, वहाँ के शासक निरंकुश नहीं है, वो सब बातें। दूसरी जिस चीज़ ने हमारे संविधान पर प्रभाव डाला, वो ये था कि जो हमारे नेता, जो समाजवाद की जो हवा चल रही थी पूरे संसार में, और जब एक न्याय संगत समाज की रचना करने का एक भावना सारे देशों में थी, तो वो समाजवाद की विचारधारा ने भी हमारे जो नेता थे उन कुछ नेताओं को प्रभावित किया था। ये कोशिश की गई कि उसके जो बहुत मौलिक जो सिद्धांत हैं, बिना उस प्रकार की तानाशाही, जैसे कि जिन देशों में कम्युनिज्म और मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट लोग वो शासन कर रहे थे, और जिस प्रकार वहाँ पे लिबर्टी को सीमित कर दिया गया था। ये तो कहना गलत है कि वहाँ लिबर्टी पूरी तरह ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उनके पास जो ज़्यादा उनका प्रभाव लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी में से उन्होंने इक्वलिटी को ज़्यादा महत्व दिया। और इक्वलिटी में उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू को देखा, जो शायद इसीलिए वो उनके विनाश का कारण बना है, वो इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो कि एक सपना जैसी चीज़ है, और जिसमें मानव के जो मूल स्वभाव है उसकी अनदेखी की जाती है, और एक ऐसा वर्ग जो आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है, उसको खत्म करके राजनीति करने वाले जो नेता है उनको भी आर्थिक क्षेत्र का नेतृत्व दिया जाता है। मनुष्य का मौलिक मूल स्वभाव है कि वो कोई भी कार्य करेगा अपने लाभ के लिए करेगा। अगर उसको एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाए, भाई तुम्हारा ये है, इसको तुम अपने हिसाब से करो, तो उसकी जो वो अपनी ज़्यादा ऊर्जा उस पर केंद्रित करता है। जबकि जो सामूहिक कार्य होता है तो उसमें कुछ लोग जो किसी फिलॉसफी से प्रभावित हैं, अच्छी भावनाओं से प्रभावित हैं, देने की भावना जिनके अंदर कुछ है, वो हो सकता है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जन साधारण ऐसा नहीं कर पाता है। एक तो मानव स्वभाव, दूसरा आर्थिक जो नेता हो सकते हैं उनको नकार देना, और तीसरा गलती जो हुई वो ये थी कि जो एक उपभोक्तावाद था, प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन करना, और लोगों के अंदर सिर्फ जो उनकी आकांक्षा है उसके सिर्फ एक आयाम कि भौतिक और सांसारिक सुखों में वृद्धि करना, इसने भी उन्हें गाइड किया था। और चौथा जो एक मुख्य कारण ये है कि उन्होंने बाकी दुनिया से अपने संबंध को अलग रखने की कोशिश की और संबंध नहीं बनाए। और इसे उन दिनों में आयरन कर्टेन कहा जाता था, बाद में चाइना के संदर्भ में बैम्बू कर्टेन कहा गया, कि दुनिया के प्रति उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। और आप देखेंगे कि जब जो प्रमुख देश है रूस, जब वहाँ सुधार शुरू हुए, तो उस समय पे जो गोर्बाचेव जो थे, उनके नेता थे, उन्होंने जो नारे दिए थे वो यही थे, ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनास्ट मीन्स ओपननेस, दुनिया के साथ मिलो, दुनिया के दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो, अपनी बंद मत करो उसको, आज विचारों को आने दो। और पेरेस्ट्रोइका मीन्स जिसको हम लोग रिफॉर्म्स कहते हैं, सुधार, पेरेस्ट्रोइका परिष्करण, देखिए एक एक सा दिखता है। तो ये करना पड़ा उनको। तो ये जो समाजवाद की कुछ जो विचारधारा थी, मैं एक बार पहले भी आपको कह चुका हूँ कि समाजवाद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे हैट की तरह जिसे चाहे जो पहन लेता है और उसे चाहे जो अर्थ दे देता है। ये कितने हास्य का विषय है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह जी की जो पार्टी, उसका नाम उन्होंने समाजवादी पार्टी रखा है, जिसका समाजवाद से कोई खास लेना देना नहीं है। और ये कहना कि वो किसी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, सब कुछ भी नहीं है। अभी जब हम
स्वतंत्रता के बाद की कहानी देखेंगे तो उसमें ये आएगी चर्चा कि किस प्रकार एक आदर्शवादी स्वप्न दृष्टा राम मनोहर लोहिया थे और वो कैसा समाज की रचना चाहते थे। फिर उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें जयप्रकाश नारायण हैं और भी लोग थे। जयप्रकाश नारायण वैसे राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर नहीं कहे जाएंगे क्योंकि उनके एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था और समकक्ष व्यक्तित्व था। आयु में छोटे थे वैसे, लेकिन उनका भी प्रभाव है। खैर, अभी तो हम अब ये देखेंगे कि हमारे संविधान में जो पश्चिमी देशों के जो खास करके फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रांति हुई। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है फ्रांस और उससे ज़्यादा बेहतर उदाहरण है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो फ्रांस का जो संविधान है वो बार बार सुधारा गया है। आप लोग कभी कभी ये वर्ड सुनते होंगे फिफ्थ रिपब्लिक, जैसे जो फ्रांस में आज उसे फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक रेवोल्यूशन के बाद में आया, सेकंड फिर आया, फिर थर्ड रिपब्लिक आया, थर्ड रिपब्लिक ख़त्म करके फिर से मोनार्की आई और नेपोलियन का भतीजा जो था वो फिर से मोनार्की वहाँ लाई और वो राजा बना। फिर फोर्थ रिपब्लिक आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, फिर फिफ्थ रिपब्लिक आया। इस तरीके से फिफ्थ रिपब्लिक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक संविधान का उदाहरण है, लेकिन उससे बहुत कुछ ज़्यादा हमें फ्रांस के संविधान से बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिला है, क्योंकि हमारे जो नेता थे उन्होंने अमेरिका के उदाहरण और फ्रांस के उदाहरण में ये बेहतर समझा कि हम वो इंग्लैंड का हम अनुसरण करें और जिसे हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल संविधान का वो रूप चुना। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जितने हमारे देश में बुराइयां आई हैं उसमें से उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई एक सिंगल कोई कारण है तो वो शायद वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। दोस्तों, कानून बनाने के लिए कि देश में क्या कानून रहे, इसके लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं। हालांकि इस समय जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाए ये तो और ज़्यादा तकलीफ की चीज़ हो गई है, क्योंकि इसमें जो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर उनकी बौद्धिक स्तर का सोच और जिन तरीकों से वो आते हैं वो लॉ मेकर्स बने, ये थोड़ा सा है ना किसी भी पढ़े लिखे लोगों के गले उतरती नहीं है, क्योंकि स्तर बहुत ही निकृष्ट होता चला जा रहा है। उससे भी ज़्यादा लेकिन खतरनाक होता है कि एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए एक सबसे ज़्यादा तो अनुभव, बौद्धिक स्तर, एक सोच, एक विचारधारा, एक अनुशासन, ये जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इलेक्टेड लोगों में से मिल जाए ये संभव नहीं है। और ख़ास करके जब से ये जोड़-तोड़ की राजनीति हुई है, इसमें तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसके जो प्रेरोगेटिव्स हैं, उसकी कार, उसके बंगले, उसके जो पावर्स दे दिए गए, तो इसके कारण से एग्जीक्यूटिव को इलेक्टेड लोगों में से लेने की जो विवशता रहती है, ये इसने स्तर हमारे देश का बहुत गिरा दिया है। दोस्तों, थोड़े से बहुत ही संक्षेप में चूंकि मुझे आप लोगों को ये बात बतलाना पड़ रहा है, इसलिए कुछ कुछ बातें मैं चूक सकता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको जितना हो सके संभव में बताऊं। एक जिसको कहते हैं इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ये नेपोलियन के समय पे उसने कई चीज़ों में, चाहे म्यूनिसपैलिटी हो, कई जगह पे उसने इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव के लिए मना किया और बिल्कुल उसने फ्रांस की जो क्रांति में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें उसने इस चीज़ के लिए सहमति नहीं दी और उसने उसमें कानून वैसा ही बनाया। और दोस्तों, ये नेपोलियन की सोच है या उसके जो साथी थे कि फ्रांस में आज भी एग्जीक्यूटिव जो है उसको कुछ विशेषाधिकार आज भी हैं। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जैसे हमारे देश में कोई भी एग्जीक्यूटिव जो अपने काम करने के लिए उसको बिल्कुल पूरी तरह वो उत्तरदायी होता है कोर्ट के लिए, अपने न्यायालय के लिए, जुडिशरी जो है
वहाँ पे थोड़ा सा भिन्न है, बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है वहाँ पर। और ये शायद अच्छा था, और ऐसा हमारे यहाँ होता तो भी अच्छा होता, लेकिन इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हो सकती हैं। इसमें बहुत मत में बहुत भिन्नता है, और मत भिन्नता अभी इस समय पे हम कोई एक स्कॉलिस्टिक ज़्यादा इसके यदि हम ले जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा खिंच जाएगा ये विषय। तो दोस्तों, एक पश्चिमी देशों का उदाहरण समाजवाद, और एक चीज़ और है दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में थोड़ा सा जो अच्छे मानवतावादी लोग थे, शांति प्रिय लोग थे, उनके मन में आया था कि ये जो इतनी युद्ध की जो विभीषिकाएं का सामना करना पड़ता है मानव समाज को, इसको किसी तरीके से नियंत्रित किया जाए, और देशों के जो आपसी संबंध हैं इनके बारे में कुछ एक थोड़ी सी एक कोड हो, एक नियमावली जैसी हो आपस में, और कोई विवाद पैदा होने के पहले ही अगर समाप्त किया जा सकता है, खास करके जो विवाद युद्ध में बदल सकता है, ऐसे विवादों को क्यों ना आपस में बैठ करके सुलझाया जाए। इसके लिए एक लीग ऑफ नेशंस करके इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग थे, उनके मन में देयर वाज अ वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज मैकेनिज्म्स, ये दे डिडंट केयर फॉर देम, और लीग ऑफ नेशंस सफल नहीं हुआ। वैसे सिर्फ ये दो नहीं, और भी देश जो तथाकथित जो शांतिवादी लोग हैं वो भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि लीग ऑफ नेशन फेल हुई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्केल में और हर तरीके से, जिस तरीके से उसने आर्थिक बर्बादी की थी संसार की, इस समय, और अमेरिका इस समय नेतृत्व में आ चुका था। अब इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उनकी ग्रेटनेस खत्म हो चुकी थी। अमेरिका का थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दबदबा था, और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होकर के वो उभरा था। तो एक नई चीज़ आई, एक नया एक रचना की गई, जिसे आज हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका काफ़ी एलोबोरेट सब चीज़ें की गई, इसके कई शाखाएं बनाई गई। उसमें सारे जो मानव समाज है उसके सारे जो पहलू होते हैं, जितने आयाम रहते हैं, उनके सब के लिए कोई ना कोई एक संस्थागत एक गठन किया गया कि सारे काम करेंगे। डेवलपमेंट हो, चाहे साइंस कल्चर के लिए हो, चाहे इवन लेबर के बारे में कोई विचारधारा है, बैंकिंग के लिए, कई कामों के लिए, इस तरीके से ये इसमें व्यवस्थाएं की गई, और यूएनओ आया, और एक यूएन चार्टर एक जारी किया गया था। और इसमें बाद में भी कुछ अच्छे जो सिद्धांत होते हैं वो जोड़े जाते रहते हैं। और जितने भी सभ्य समाज, सभ्य देश हैं दुनिया के, वो अपने देश के कानून बनाने में यूएनओ की जो भावना होती है, स्पिरिट जो होती है, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कई बार दोस्तों, जब हमारे देश के कुछ कानून बनते हैं तो उनसे हम सहमत नहीं हो पाते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारे समाज में ये कैसा कानून लाया जा रहा है। लेकिन इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो पूरी दुनिया का जो अनुभव है, और जो दुनिया में जो मापदंड हैं मानवता के और मूल्यों के, जो शायद सिर्फ उनके अनुभव के आधार पे हैं, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें उसको मानना पड़ता है। इसके अलावा हमारे देश के कानून बनने में हम लोग जो दूसरे देशों के साथ कोई संधियां करते हैं, या हम कोई कमिटमेंट करते हैं यूएनओ के सामने, दूसरे देशों के सामने, उसके हिसाब से भी हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं। और ये सारे कानून उसी तरीके से लोग बांधते हैं, उनमें जो फोर्स होता है लॉ का वो रहता है। देखिए, दो लॉज हैं। एक इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ में आपस में देशों के संबंध कैसे होंगे, और उस टर्मिनोलॉजी में से म्यूनिसिपल लॉज, जो देशों के जो अपने कानून होते हैं। तो वैसे तो जो देशों के जो अपने कानून हैं वो प्रमुख हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो मानना ना मानना, आज भी हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, वो जो देश के शासक वर्ग होता है उसी को मानता है। और जो तथाकथित सब ये जो नेता बनते हैं, जैसे अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र में यूएसए के जो नेता हैं, जो बड़े मानवतावादी और बड़े बड़े उनके दावे रहते हैं,
कई बार यूएनओ के बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और अभी जो आगे चल के थोड़ा सी इसमें चर्चा आएगी, खास करके जो रिसेंट एकदम से जो पिछले 10 वर्षों में जो हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में जो यूएनओ ने बहुत पहले कुछ निर्णय लिए, जिसके इवन उसमें सिग्नेटरी नहीं बनते हैं अमेरिका, और बाकी दुनिया को चाहते हैं कि वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और सरमनाइज करते हैं दूसरों को, लेकिन खुद अपने आचरण में वैसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का हमारे देश के संविधान और बाद के कानूनों पर प्रभाव है। बिल्कुल शॉर्ट में, जैसा मैंने बताया आपको कि शासन 3 हिस्सों में रहेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तीनों अपने अपने क्षेत्रों के बटे हुए हैं, एक दूसरे में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश में जो लेजिस्लेचर का जो स्वरूप अब आया है, या लगभग सारी दुनिया में जहाँ पर समाज ऐसे उनको संविधान मिल गए या ऐसे कानून मिल गए जिस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थे समाज, जैसे मैंने कहा कि आज भी दुनिया में जो देश हैं, उनके जो राज्य हैं, उनकी जो जिस विकास यात्रा में वो जहाँ तक पहुँचे थे, उनके बहुत आगे वाली जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपना ली, और जिसके लिए उनका समाज तैयार नहीं था, जहाँ के नागरिक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ है। एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा मैं बता दूं आपको कि जब अमेरिका के संविधान की रचना हो रही थी, तो उस समय एडम्स उन्होंने ये कहा था कि जब हम एक आने वाले अनंत काल के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कुछ भविष्य को कैसा होगा उसको देख सकें और उस हिसाब से इसमें प्रावधान रखें। कई देशों ने शासन की जो प्रणालियां हैं वो बहुत अधिक विकसित देशों से, और जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, वैसे संविधान अपना तो लिए हैं, लेकिन वहाँ की जनता उसके लिए तैयार नहीं है और ना उतनी शिक्षित है। दोस्तों, अपने देश में इस बारे में चर्चा हुई थी कि अमेरिका में वयस्क मताधिकार की हर आदमी जो 21 साल से ज़्यादा उम्र का है, औरतों को जो वोट देने के अधिकार है, और सभी को अधिकार, यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कई वर्षों के बाद ये चीज़ आई है। ये कई तो 19वीं शताब्दी के अंत में कि सभी लोग वोट देंगे। पहले ब्लैक्स को उन्होंने अलग करके रखा था, जो टैक्स नहीं देगा उसको वोट का अधिकार नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी उसमें क्वालिफिकेशंस रहती थी जब उनको मिलता था। स्त्रियों को यूरोप में अभी तक 1940-50 तक वहाँ पर ये चेंज आते रहे, और अब तब अभी जा कर के उन्हें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, और हमने उसको पहले दिन से ले लिया। तो दोस्तों, जिनके अंदर वो डिस्क्रिशन नहीं है, जिनके अंदर उतनी समझ नहीं है कि हमारा जब जिनको हम चुन रहे हैं नेतृत्व करने के लिए, वो उनका काम क्या है। दोस्तों, कभी भी आप लगभग मैं समझता हूँ 70 से 80% जनता ऐसी है जिसको मालूम ही नहीं है कि हम जो ये चुनाव में चुनते हैं लोगों को, वो हैं कौन, वो उनका काम क्या है, हम किस लिए चुन रहे हैं। सामान्य तौर पर ये समझा जाता है कि वो जिनको हम चुनेंगे तो बाद में वो हमारा काम करा देंगे। और एक बड़ी अजीब बात है, जो एक बार मिस्टर संगमा यूएनओ की एक मीटिंग से लौट के आए थे, जिसमें पार्लियामेंट्स के जो स्पीकर्स थे और भी लोग आए थे। तो उससे लौटने के बाद संगमा जी, शायद उनको, संगमा जैसे व्यक्ति को भी उस उम्र में जाकर के इस चीज़ की जानकारी हुई थी कि जो एमपी चुना जाता है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो तो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र का विकास एक समूचे देश की योजनाएं बनेंगी, समुचित विकास में, पूरे सभी के विकास में उस क्षेत्र की जितनी ज़रूरत होगी उतना विकास वहाँ किया जाएगा। लेकिन ये नेता अपने बनाए हुए जाल में ही फंस गए हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा तरक्की करेंगे, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, बिना ये जाने समझे। इतनी अभी तो स्तर काफ़ी नीचे चला गया हूँ, बिना कुछ समझे कि कैसे होते हैं काम, और वो कुछ भी वादे करते रहते हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम है कि पूरा एक इंटीग्रेटेड, एक पूरे देश के सब चीज़ों को देखते हुए ही योजनाएं बनती हैं, उस हिसाब से विकास होता है।
एक प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से प्रदेश स्वतंत्र होते हैं, स्टेट्स स्वतंत्र हैं, अपने देश के अपने खुद के टैक्सेशन है, उनके खुद के आय के साधन है, उन्हें सेंटर से मदद मिलती है। मदद नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत शब्द है। और ख़ास करके अभी जिस दंभ से ये सरकारें आजकल कहती हैं कि हमने इतना पैसा दिया जैसे उन्होंने अपने घर से दिया है, ये बहुत भ्रामक एक विचारधारा है। जो केंद्र से जो मिलता है, केंद्र जो टैक्स वसूल करता है, अपने उसके जो कार्य उनको अकेले को सौंपे गए हैं उनको पूरे करता है वो, और बाकी यहाँ संसाधन उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि चुनाव में जो लोग जाते हैं वोट डालते हैं, उनको भी ना समझ है, और ना जो लोग चुने जाते हैं उनको खुद को समझ है कि वो किस चीज़ के लिए चुने जा रहे हैं। उसमें अधिकतर तो ऐसे होते हैं कि जो अपने विधानसभा या लोकसभा के लिए चुने जाने के साथ साथ उनके मन में एक सपना ये भी रहता है कि अपना मिनिस्टर भी बनना है, एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सरकार तो जब भी मनुष्य ने जिस भी क्षेत्र के, जिस भी संसार के जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में लोगों ने राजनीतिक रूप से संगठित रहकर रहना शुरू किया है, तब से एग्जीक्यूटिव वहां आ गई, वहां काम कर रहे हैं। सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो हेड है, कौन है, वो बदलते रहते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। जो राज्य प्रमुख है वो व्यक्ति बदलते रहते हैं। पहले जब ये एंग्रेडाइजमेंट का जमाना था, जब राजा एक दूसरे को हरा दिया करते थे, वो उस जगह चीफ एग्जीक्यूटिव वो बन जाता था। लेकिन जो रोजाना जो दैनिक जो प्रशासन है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है लगभग वैसी ही बनी रहती थी पहले। और ये भी है कि जैसे हमारे देश में कोई ये कहे कि पूरे भारत देश में एक से कानून थे और एक तरीके से एक सिद्धांतों पर ये पूरा देश चलता था, बिल्कुल ऐसे गलत है। यहाँ तक कि जब हमारे जो आक्रमण जो मुस्लिम आए हैं उसके पहले के जो हमारे जो राजा हुए हैं, अगर उन्होंने काफ़ी लगभग पूरे भारत तक विस्तार कर लिया था, नीचे के थोड़े से जगह को छोड़ करके, और हम अफगानिस्तान के आगे जिसको अभी हम ईरान वगैरह कहते हैं, सेंट्रल एशिया के काफ़ी दूर तक हमारे शासकों ने अपना शासन फैला लिया था। लेकिन जो कानून थे वो लगभग एक जो प्रारंभिक जिस तरीके से जब जैसी भी रचना हुई होगी तो वहाँ के जो मौलिक जो सिद्धांत थे तो उन्हीं के अनुसार प्रशासन चलता रहा और एग्जीक्यूटिव वैसी ही रही। अभी हम एक शब्द का उपयोग करेंगे जिसको थोड़ा सा ध्यान दें, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसको हम कभी ब्यूरोक्रेसी भी मैं ध्यान से मैं बोलूँगा, लेकिन उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जिसको प्रशासन का अनुभव होता है, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी जिम्मेदारियां उनको बताई जाती हैं, उनकी सीमाएं उनको बता दी जाती हैं, और उनको ये भी बता दिया जाता है कि आप तभी तक यहाँ रहोगे, जैसे भारत में अपने संविधान लागू होने के बाद में कुछ पोजीशंस छोड़ के बाकी सबको वो जो है जब तक जिसको बोलते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, वो जो है उस परमानेंट एग्जीक्यूटिव का सदस्य रह सकता है। कुछ संवैधानिक पद हैं जो ड्यूरिंग द प्लेजर नहीं है, जो ड्यूरिंग गुड बिहेवियर है, जब तक वो ठीक से काम करेंगे उनको कोई नहीं हटा सकता है। राजा राष्ट्रपति या गवर्नर के प्लेजर के मोहताज नहीं है वो। जैसे सेंटर में है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसको वैसे नहीं हटा सकते हैं। हमारे जो जुडिशरी के जो मेंबर हैं वो भी वैसे एक तरीके की परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट हैं, और जुडिशरी में उनका काम न्याय व्यवस्था बनाना है, उनको भी ऐसे आसानी से आप नहीं हटा सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको ये किसी के ये नहीं है। इवन कुछ छोटी अथॉरिटीज़ होती हैं उनमें भी एक ये उनके टेन्योर को एक फिक्स किया गया, उनको वैसे नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उनके ऊपर ये कोई आरोप ना लगे। तो इस प्रकार से जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो ही एक्चुअली प्रशासन चलाती है। अब बिल्कुल संक्षेप में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी की हमारी चर्चा हो गई। इसके बाद में जो हमारे जैसे बात हुई थी कि जो सिद्धांत थे लिबर्टी और इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी, इसके लिए लिबर्टी के लिए हमारे यहाँ पे फ्रीडम
ये दी गई हैं। एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल है, 3-4 आर्टिकल्स उसमें रखे गए हैं। आर्टिकल 19 जो होता है वो स्वतंत्रता हमें बताता है। उसमें सब ये है, अपने बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए, कोई एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, जो व्यवसाय आदमी करना चाहे उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, उसको कोई रोकेगा नहीं। इनके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और वो जनहित में है, क्योंकि एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दी जा सकती, क्योंकि फ्रीडम तभी तक जिंदा रह सकती है जब कोई आदमी अपने फ्रीडम को लागू करते समय दूसरे के फ्रीडम्स का ध्यान रखे, क्योंकि दूसरे की फ्रीडम को यदि भंग कर दिया आपने तो फिर वैसी फ्रीडम नहीं दी जा सकती आपको। तो ये स्वतंत्रता है, शरीर की जो स्वतंत्रता है कि आप अपने पर्सन जो है आपको उसको कोई इनकारसरेट कहीं बंद नहीं कर सकते, आपको आप यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, वो एक स्वतंत्रता है। आपको जेल में नहीं डाला जा सकता, वो स्वतंत्रता है। और अगर कोई आपको खिलाफ कोई बात है तो उसका पूरा एक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कभी कभी कुछ विशेष जो क्राइसिस, कुछ विशेष समस्याओं के कारण एग्जीक्यूटिव को जो विशेष अधिकारी भी देना पड़ा है, और उसको भी जुडिशरी की मानता है, जुडिशरी की चाहिए कि उसको उन्होंने रहने दिया है कि भाई ये इतने अधिकार तो है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को यदि अपना काम करना है तो इतने एम्पावरमेंट तो बहुत ज़रूरी है। हर बात में कोई आदमी सोचे कि जुडिशरी इंटरफेयर करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि अन्यथा तो सब ठप हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद में इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सब लोग कानून के सामने बराबर हैं और सब लोगों को कानून का बराबर सुरक्षा प्राप्त है। इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वेलिटी होगी, किसी को किसी प्रकार से किसी की जाति या उसका रंग भेद या किसी प्रकार से उसके या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों को स्वतंत्रता होगी कि वो एग्जीक्यूटिव जैसे भी चीज़ों में जुड़ना चाहते हैं राजनीतिक व्यवस्था से, उसको पूरी स्वतंत्रता, ये समानता दी जाएगी और कोई भेदभाव उस पर नहीं किया जाएगा। बाद में ये देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो सदियों से पिछड़े हुए हैं, और अगर उनको हम दूसरे जो लोग आगे थे, अगर उनसे हम बराबर में उनसे स्पर्धा करवाएंगे तो शायद उनके साथ अन्याय हो जाएगा। यदि हम कहें कि सभी लोग एक दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं और जो फर्स्ट आएगा हम उसको इनाम देंगे। अब उसमें कोई 12-14 साल का बच्चा यदि किसी दौड़ को 20 सेकंड में भी पूरा करता है, और पूरा युवा और पूरा मजबूत आदमी उसको 15 सेकंड में पूरा करता है, तो ये थोड़ा वर्गीकरण करना पड़ेगा। सभी एक साथ दौड़े और सब कोई मजबूत है, कोई क्या है। इसमें कुछ एक आरक्षण की व्यवस्थाएं भी की गई जो कभी कभी बहुत विवाद का कारण बनता है। कहीं कहीं अन्याय भी चल रहा है इस समय, इसके कारण ये आरक्षण की व्यवस्था और एक आरक्षण एक जैसे एक हथियार जैसा मिल गया है राजनेताओं को, लोगों को बांटने के लिए, टुकड़े में रखना, कभी वो एक ना हो पाए और जो मौलिक जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो एक तरफ दबी रह जाती हैं। इतना सा ये दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात है कि आप ये मान के चलें कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ लोग जो हैं वो शासन में है या शासन के अंदर जो व्यवसाय हैं, पब्लिक सेक्टर या जो कुछ भी है, इससे कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ लोग जो हैं उनको शासकीय सेवाओं में आते हैं। और एक एवरेज आप अगर मान के चलते हैं कि 30 से 35 साल की सर्विस होती है, तो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख लोगों को सरकारी काम दिया जा सकता है। जबकि अभी तो ये स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आ जाते हैं जिनको काम चाहिए। तो 2-2.5 करोड़ लोगों से के जनसंख्या आपके लिए काम करने मांगने आ रही है, उसमें 8-10 लाख लोग ज़्यादा, ये भी मैं बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूँ, 8-10 लाख भी नहीं है। समझ लीजिए 8 लाख यदि आप मानते हैं तो 2 करोड़ हैं, मान लीजिए उसमें से 1 करोड़ लोग इसमें नहीं आना चाहते हैं, तो भी 1 करोड़ लोगों के बीच में 100 में से 6-8 लोगों को जॉब मिलना, उसमें से रिजर्वेशन तो 1 या 2 रिजर्वेशन होना है।
और इसके पीछे एक बहुत बड़ी अ, एक ये नीति निर्धारण के नाम पर बहुत समाज को टुकड़ों में बांट दिया जाता है और जो उचित नहीं है, और कई दफ़े वो असंतोष का कारण है, और कई दफ़ा जो एफिशिएंसी है उसको प्रभावित करता है ये, कि लोगों के मन में ये रहता है कि हमारी तो सीमाएं बंधी हुई हैं, ये हमारे ये जो साथ का आदमी है इसमें कम योग्यता होने के बाद भी ये हमसे आगे निकलने वाला है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और इतनी ज़्यादा ये संवेदनशील ये मुद्दे हैं कि इन पे कोई भी अच्छी ठीक से तरह से बात करना संभव नहीं हो पाता है। खैर, तो ये जो समानता, स्वतंत्रता, इसके अलावा अपने संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि आने वाले समय में सरकार इन सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो कानून बनाएगी। फिर और बहुत सारी बातें हैं, लेजिस्लेचर का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा में लोग कैसे चुने जाएंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, राष्ट्रपति, गवर्नर, इनके क्या अधिकार रहेंगे, एग्जीक्यूटिव की रचना कैसे होगी। फिर चूंकि हमारा देश बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके बनाया गया था, अमेरिका जैसा, तो इनको ये आपस में जो इकट्ठे हुए एक यूनियन के रूप में, और एक यूनियन ऑफ इंडिया बनी, और ये स्टेट्स थे, इनकी अपना बहुत बड़ा सभी का एक लगभग, वैसे जो अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं इनको ये कभी नहीं मान सकते कि ये कभी भी इनका कोई एक साझा कोई इतिहास है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने सुविधा के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल निश्चित है कि क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र का जो जीनियस था और क्षेत्र की जो परिस्थितियां थीं उसके हिसाब से वहाँ पे स्टेट्स थे, और फिर सब लोगों ने मिल करके तय किया कि नहीं, अब हम सब मिल करके एक देश बनाएंगे। मेरे उन साथियों से क्षमा चाहूँगा जो ये समझते हैं कि पॉलिटिकली हम लोग एक देश थे, ये बीच बीच में होता रहा है। हाँ, सांस्कृतिक दृष्टि से और बहुत हद तक धर्म की दृष्टि से ये हम एक देश, बहुत बड़े विशाल भारत एक देश था, लेकिन स्वतंत्रता जब हमें मिली है उस समय बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, कई राजाओं के पास थे, कुछ अंग्रेज़ों के पास थे, तो ये कुछ और दूसरी विदेशी जो उपनिवेश भी उस समय यहाँ पे थे अंग्रेज़ों के अलावा, तो इन सबको मिलाकर के एक भारतीय जो इंडियन यूनियन जो है इसका निर्माण हुआ। अब ये जो स्टेट्स होंगे इनको भी अधिकार दिए गए कि कुछ कार्य आप स्वयं करेंगे और आप अकेले करेंगे, कुछ कार्य केंद्र सरकार अकेले करेगी, और कुछ कार्य जो दोनों कर सकते हैं, जिसको कॉन्करेंटली कहा जाता है, दोनों काम करेंगे। तो एक ये है। इसके बाद में सरकारी नौकरियों के विषय में है, फिर आर्थिक जो नियोजन, किस तरीके आर्थिक फाइनेंशियल जो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा देश का, और उसके क्या आय के साधन रहेंगे, पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, और जैसे कि मैंने भी जो अभी इतिहास के आपके सामने बातें की उसमें एक चीज़ ध्यान रखें आप, कि जो नारा था कि द नोबल्स फाइट, क्लर्जी प्रेयर्स एंड द पीपल पेज, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था इस क्रांति के समय। और इंग्लैंड में जो अब अपना उनका खुद का जो संवैधानिक विकास हुआ है, जो लीगल विकास हुआ है, उस समय पे एक बहुत पैनी नज़र रखने वाले लोग थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो टैक्स जमा होगा, ये जो सरकार के जो संसाधन हैं, इस पैसे का खर्च कैसे होगा ये भी हम बताएंगे। और इस प्रकार सरकारों को इसमें भी बांध दिया गया है कि पैसा जो इकट्ठा होता है इसको चाहे जैसे आप खर्च नहीं कर सकते। इसलिए जो इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट होता है देश का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, और सबसे ज़्यादा खिलवाड़ इसी के साथ किया गया है। और हमारी प्रगति न होने के सबसे मुख्य कारणों में से एक ये है
कि जो आर्थिक जो नियंत्रण है वो जो भी लोग सत्ता में आते हैं, इसका नियंत्रण इनके हाथ में होने के कारण उसका बहुत दुरुपयोग होता है, लूटमार होती है। और कई दफ़े ऐसी गलतियां करते हैं पकड़े भी नहीं जा सकते, कोई उनको दंड नहीं दे सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन पे कानून और संविधान या जुडिशरी भी कभी उसमें अच्छा रोल नहीं रहता है उसका, कि कई दफ़े ऐसे जो पैसों के जो खर्चे हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती, कई बहाने बना करके, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इतने ही मुख्य सिद्धांत हैं। फिर इसके बाद में जैसे अभी तेलंगाना बना है, स्टेट कैसे बनेंगे, स्टेट अगर कोई नया बनता है तो क्या होगा, ऐसी सब व्यवस्थाएं हैं। बहुत ज़्यादा हम विस्तार में न जाएं। अब हम ये देखेंगे कि संविधान ये जो मिला, इससे ये तो हमने अंगीकार किया, हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने उसको लिया, और जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सच में उस समय जो परिस्थितियां थी, इससे अच्छा संविधान हमारे पास नहीं हो सकता था, और उसको हमने स्वीकार किया और उसी के अनुसार काम चल रहे हैं। समय समय पड़ने पर उनमें संशोधन होते हैं संविधान में, वो चलते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये बता दूं मैं, जैसे मैंने कहा था कि कौन सी कानून बनाए जा सकते हैं, कानून क्या होगा, ये तो कोई भी जो स्टैट्यूट जो आता है पावर में, वो बताता है कि ये इस विषय में ये कानून बन रहा है, इसकी ये प्रावधान है। लेकिन ये कानून कैसा हो सकता है, ये और वो संविधान के दायरे में है कि नहीं, इसकी समीक्षा होती है, वो जुडिशरी करती है। तो इस प्रकार जो है, चूंकि संविधान में और जो कानून बनाने में जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो इसको बनाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी विचारधाराएं लेकर सामने आई। दोस्तों, मैं एक कोई राजनीतिक मेरा उद्देश्य नहीं है, और न मैं आपको कोई चीज़ आपके ऊपर थोप रहा हूँ, आपको उचित लगे तो ठीक है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस। ये एक कांग्रेस थी, एक बैठक, एक समिति जैसी थी, और जो लोगों की आकांक्षाओं को दिखाती थी। और उसने एक आंदोलन चलाया कि अब स्वराज्य आएगा देश में, अंग्रेज जाएंगे यहाँ से। हालांकि अंग्रेज जाएंगे कि रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। अंग्रेज़ों को जाने की बात नहीं थी, इसमें मुख्य बात ये थी कि स्वराज्य मिले, हम लोग अपने देश की सरकार अपने हिसाब से चलाएं, जो यहाँ रह रहे हैं उनको रहना है तो रहें, या जाना हो तो जाएं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद दिलाना ज़रूरी है। जैसे गांधी जी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू से कि तुम ये चाहते हो कि अंग्रेज़ चले जाएं, अंग्रेजियत बनी रहे, मैं ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ रहें लेकिन अंग्रेजियत चली जाए। जो एक सोच है, पश्चिमी सोच है, जिसमें उपभोक्तावाद और बहुत सारी बुराइयां हैं, वो ना आए हमारे अंदर, और लेकिन अंग्रेज़ यहाँ रहे हैं हमारे साथ में, कोई हमको बुराई नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, कांग्रेस एक आंदोलन था, और गांधी जी की जो इच्छा थी वो बिल्कुल सही थी। ये स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस का काम पूरा हो गया था, स्वराज्य हमें मिल गया था। अब जो विचारधारा के आधार पर एक पहले लोग चुन के आते और विचारधाराओं के हिसाब से उनका ध्रुवीकरण होता, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों, ये जो एक झंडा मिला स्वतंत्रता आंदोलन का, तिरंगा, इसको हथिया लिया, और ये बहुत गलत काम हुआ। इसी को स्वतंत्रता का झंडा को देश का झंडा बनाया गया, कह लें, या देश का झंडा जैसा ही वो दिखता है वो ले लिया। और कांग्रेस पार्टी में उस समय जो लोग थे उन्होंने ये ऐसा कुछ समझा कि ये जो स्वतंत्रता ये हमारी देन है, जबकि जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान किए हैं वो लोगों के अंदर ऐसी धारणा नहीं थी। और इससे भी बुरी बात ये थी कि कुछ लोग उस समय, जैसे उपहास में कहा जाता है कि 4 आने दे करके, चंदा दे करके और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने और बहुत अच्छा सत्ता सुख होगा। जिन्होंने बलिदान किए थे, कष्ट उठाए थे, जेल में रहे थे, वो लोग पीछे रह गए फ़ायदा उठाने। जिसको जवाहरलाल नेहरू ने जिसको कह दिया वो लोगों का नेता बन गया।
और जिसके उन्होंने कहा कि ये बहुत उच्च विचार वाला है, वो उसके लोगों को मानना पड़ा, हाँ भाई ये बहुत अच्छे आदमी है। जबकि कुछ लोग ऐसे नहीं थे, सत्ता लोलुप थे और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के वो राजनीति में आए थे। तो इस प्रकार चला। अभी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ मैं, कि ये जो विचारधाराओं के आधार पे होने के बदले कांग्रेस ने पूरी विरासत को, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को अपने हाथ में ले लिया और उसको अपना माना कि मैं इनके लीगल जो उत्तराधिकारी हम ही हैं, और इसके कारण बहुत सारी बुराइयां आई। लेकिन फिर भी कुछ विचारधाराओं का जन्म हुआ स्वतंत्रता के बाद, और उस हिसाब से काफ़ी हद तक पार्टियां बनी, और फिर उस हिसाब से देश में अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। अभी थोड़ा हम देखते हैं थोड़ी देर में।